डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है भारत के नियोजन प्रदेश। इसमें हम अध्ययन करेंगे भारत को कितने नियोजन प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आप सभी को पता है कि पहले क्लास में हम अध्ययन किए हैं कि भारत का जो नियोजन प्रदेश है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रदेशों में वर्गीकृत किए हैं। तो जो प्रमुख महोदय है उन्होंने जो प्रमुख प्रकार के भारत के नियोजन प्रदेश को वर्गीकृत किए हैं उनका इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है वो प्रोफेसर चटर्जी, चंद्रशेखर, प्रकाश राव, इनके आधार पर हम भारत के नियोजन प्रदेश है उनका अध्ययन करेंगे। तो ये जो महोदय है इन्होंने प्रकार्यात्मक गतिशीलता, पारिस्थितिक संतुलन, अंतर प्रादेशिक संबंधों, प्रादेशिक जीवन स्तर के विकास, आर्थिक सामाजिक कल्याण, इनके आधार पर भारत को 13 प्रमुख नियोजन प्रदेश और 36 मध्यम नियोजन प्रदेश में विभक्त किए हैं। इनका हम अध्ययन करेंगे, इनके विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। तो प्रथम जो वृहद नियोजन प्रदेश है वो है दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश। अब ये जो दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश है इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों तक है इसका अध्ययन करते हैं। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश का जो विस्तार है वो है केरल राज्य के 14 जिले और तमिलनाडु राज्य के 29 जिले और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह और पांडिचेरी के जो संघीय प्रदेश है इस तक के विस्तार है। अब इस प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है इसका अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट विशेषता जो है वो है यहाँ पर तटीय मत्स्य पालन जो है वो प्रमुख है। कृषि, खनिज, वन संपदा, सिंचाई और ऊर्जा के लिए जल संसाधन, तापी और अणु शक्ति केंद्र, ये सभी उपलब्ध सुविधाएं हैं यहाँ। फिर है इस प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक जो केंद्र है वो है चेन्नई, कोयम्बटूर, कोचीन, सेलम, नवेली और पुगालूर, ये सभी औद्योगिक केंद्र है यहाँ के प्रमुख। फिर है इस प्रदेश में जो तटीय क्षेत्र है या तटीय मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नारियल चावल की कृषि की जाती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। फिर है ये जो प्रदेश है ये शक्ति के साधन के लिए बहुत ही धनी क्षेत्र है। यहाँ पर सुधार लेंगे, ये धनी क्षेत्र है। और ये धनी क्षेत्र कैसे है इसका भी टॉपिक जो नीचे है वो है। यहाँ के जो पायकारा क्षेत्र, कुंडा, पेरियार, मैसूर, ये सभी क्या है जल विद्युत परियोजना वाला क्षेत्र है। और चेन्नई, नवेली लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृह तथा कल्पप्पम में अणु आधारित जो शक्ति केंद्र है ये स्थापित है। तो इन्हीं के आधार पर ये जो प्रदेश है, ये जो नियोजन प्रदेश है, ये शक्ति के संसाधन की दृष्टि से धनी प्रदेश है। और इस प्रदेश के कृषि उत्पादों में चावल, कपास और तिल का बीज, जैसे कि वो क्या बोलते हैं इसको, तिली बीज बोलते हैं ना, तिली का पेड़ पौधा लगाते हैं वो वाला है। फिर है गन्ना, काफ़ी, चाय, मसाला, काजू, ये सभी बागानी कृषि यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। और वनों में देखें तो वनों में यहाँ सागौन वन प्रसिद्ध है, ये इसको सुधार लेंगे, ये सागौन वन है, ठीक। फिर इसकी अगली जो विशेषता है वो है इस प्रदेश के खनिज संसाधन। तो तटीय क्षेत्रों में यहाँ तो थोरियम और मोनाजाइट नाम का परमाणु शक्ति खनिज का भंडार है। फिर है उद्योग की बात करें तो यहाँ पर मछली पालन का उद्योग, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, तेल उद्योग, समुद्री जहाज निर्माण उद्योग, ये सभी प्रकार के उद्योग स्थापित है। और इस जो प्रदेश है इसको 4 मध्यम प्रदेशों में बांटा गया है। कौन सा? केरल क्षेत्र, मद्रास का कोयम्बटूर औद्योगिक क्षेत्र, तमिलनाडु तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप क्षेत्र, ये इसके 4 मध्यम स्तरीय प्रदेश है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम को स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये 13 वृहद प्रदेश और 36 लघु प्रदेश या मध्यम प्रदेश में बटा हुआ है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और उसके कौन कौन सा क्षेत्र है इसका कैसे पहचान करना है वो यहाँ पर है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको ध्यान नहीं देना है आपको। ये जो है वृहद प्रदेश को दर्शाएगा और ये जो है मध्यम सीमा वाले जो प्रदेश है उसको दर्शाएगा। तो आप इसी के आधार पर इसको समझ पाएंगे, ठीक। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे अध्ययन करते हैं सेकेंड मध्यम प्रदेश। तो सेकेंड नंबर में है मध्य प्रायद्वीपीय प्रदेश। तो इसका विस्तार का अध्ययन करते हैं। तो इसका विस्तार कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में है। और इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है उनका नाम आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, इसमें जितना नाम याद आएगा उतना लिख लेंगे। यहाँ तक का इसका विस्तार क्षेत्र का नाम है, ठीक। छोटे छोटे जो क्षेत्र है वो है।
अब इनकी विशेषता का अध्ययन करते हैं। इस प्रदेश के प्रमुख संसाधन में जो मछली पालन है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कृषि है, और मल्लान कुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत बगानी कृषि है। गोवा कर्नाटक के अंतर्गत लोहा, कोयला, सोना, मैग्नीज, बॉक्साइट ये सभी पदार्थ हैं। फिर है नियोजन प्रदेश में जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसमें प्रमुख रूप से तुंगभद्रा परियोजना सम्मिलित है। फिर है सुदृढ़ औद्योगिक विकास की विशेषता है यहाँ पर, जिसके वजह से ये प्रमुख एकता की स्थापना है यहाँ पर। फिर है इस क्षेत्र में जो जिस्लेम और शिवासमुद्रम, शरावती, तुंगभद्रा, सिलेरू, मुनीराबाद जल विद्युत परियोजनाएं, ये सभी विद्युत परियोजना है जो यहाँ पर स्थित है। और नेल्लोर, रायगुंडम, कोटागुंडम और रायचूर और मुंडानूर ये ताप विद्युत गृह है। ये सभी प्रकार के जल विद्युत गृह और ताप विद्युत गृह इनका भी स्थापना है, जिसके वजह से यहाँ पर जो शक्ति का जो केंद्र है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। और कर्नाटक में जो कलवार के निकट कैला वाला क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है अणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, तो ये भी यहाँ का प्रमुख ऊर्जा का केंद्र है। फिर है हैदराबाद, बेंगलोर, फर्जी, ये यहाँ के प्रमुख नगर है जो इसके विकास का संदेशक है या इसके विकास के संकेतक है। फिर है इसको 4 मध्यम स्तरीय प्रदेश में बांटा गया है। एक है कर्नाटक समुद्र तटीय क्षेत्र और आंतरिक औद्योगिक प्रदेश। फिर सेकंड है रायलसीमा या समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश। फिर है बेल्लारी, हासपट, खनन व औद्योगिक प्रदेश। और तेलंगाना व समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश। फिर है तीसरे नंबर में पश्चिमी प्रायद्वीपीय प्रदेश। पश्चिमी प्रायद्वीपीय प्रदेश, इसके अंतर्गत कोंकण तट और मराठावाड़ा, दक्षिण पठार के कृषि प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश तक आते हैं, यानी कि इनका विस्तार यहाँ तक के है। अब इनकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख नगर है, इसमें मुंबई, सोलापुर, नासिक ये सभी है। और यहाँ की जो प्रमुख कृषि है वो है कपास। इसके बाद यहाँ के उद्योग की बात करें तो यहाँ पर सूती उद्योग, मत्स्य उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, वनस्पति उद्योग ये सभी महत्वपूर्ण उद्योग है, जिनके आधार पर यहाँ का विकास हुआ है। फिर है इस प्रदेश का जो जल विद्युत केंद्र है, उसमें शिवपुरी, खोपोली, मीरा, कोयला और अणु शक्ति केंद्र के अंतर्गत तारापुरी स्थापित है। ये सभी यहाँ के विद्युत केंद्र है। फिर है इस प्रदेश की औद्योगिक विकास के अंतर्गत, इसके अंतर्गत नासिक, सिनार, सतारा, कोल्हापुर, रोहा, खम्मर और लौंटे, परशुराम और वालुंग और पैंथाल और जलना ये सभी विकसित केंद्र है जो यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। फिर है बृहद, मुंबई, सोलापुर, पुणे, नासिक ये प्रमुख का है, यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये इनका मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है जिनका विकास हुआ है, और ये यहाँ का बृहद औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ की आर्थिक विशेषता की बात करें तो यहाँ आर्थिक लाभ किससे प्राप्त होता है? कपड़ा उद्योग से प्राप्त होता है, मत्स्य पालन से प्राप्त होता है, और पर्यटन और फिल्म उद्योग, इनसे यहाँ आर्थिक विशेषताएं हैं, यानी कि ये प्रमुख इनकी आर्थिक विशेषताएं हैं और इन्हीं से इनको आर्थिक लाभ होता है। इसके बाद है इस नियोजन प्रदेश को 2 मध्यम भागों में बांटा गया है। एक है कोंकण कृषि औद्योगिक प्रदेश और दूसरा है मुंबई दक्कन एवं कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद है चौथा वृहद प्रदेश, तो इसके अंतर्गत है मध्यम दक्कन प्रदेश, ये वृहद स्तरीय प्रदेश है। अब इसका विस्तार का अध्ययन करें तो इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। अब इनकी विशेषता की बात करते हैं तो ये जो मध्यम दक्कन प्रदेश है ये बहुत ही विषमता वाला क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, अपेक्षाकृत विकास बहुत कम हुआ है। और इस प्रदेश में भोपाल, सतपुड़ा, जबलपुर तथा इंदौर में ताप विद्युत गृह की स्थापना किया गया है। और इंदौर के समीप जो पीथमपुर है वहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थापना हुई है। इसे भारत का डेट्राइट या डेट्राटाइट ऐसे करके संज्ञा दी गई है। फिर है होशंगाबाद में शुल्योरिन मिल, और देवास में बैंक नोट प्रेस, और नेपाल नगर में न्यूज प्रिंट कारखाना, भोपाल में भारत की हैवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, और नीमच में जो आक्लायड फैक्ट्री है, ये सभी इसके राष्ट्रीय महत्व के कारखाने हैं। फिर अगली जो विशेषता है वो है नागपुर, जबलपुर और भोपाल, ये इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। फिर इस प्रदेश में जो संसाधन है उसके अंतर्गत जो खाद्य संसाधन, इसमें फल की खेती, और औद्योगिक संसाधन में कपास की खेती, कृषि उद्योग और लौह जो खनिज है उसका उत्पादन, नर्मदा की जो उच्च जल विद्युत ताप क्षमता है वो सभी शामिल है।
इसके बाद है इस प्रदेश को दो मध्यम प्रदेश में बांटा गया है, एक है नर्मदा घाटी प्रदेश और एक बेरार प्रदेश। तो जो नर्मदा घाटी प्रदेश है वहाँ पर कपास की उत्पादन होती है और ज्वार बाजरा की खेती होती है और कपास आधारित उद्योग स्थापित है। फिर है जो खानाबदेश बेरार प्रदेश है वहाँ पर कपास आधारित उद्योग स्थापित है और लोहा आधारित उद्योग स्थापित है। तो ये दो प्रकार का है। फिर 5वें नंबर का वृहद प्रदेश है वो है पूर्वी प्रायद्वीपीय प्रदेश। तो इस प्रदेश में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, समीपवर्ती पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं। ये इसका विस्तार क्षेत्र है। अब इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो इसके विशेषताओं के अंतर्गत जो ताप विद्युत केंद्र है और जल शक्ति केंद्र है उनका अध्ययन करते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताओं में राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, भिलाई, संबलपुर, विशाखापट्टनम, कटक ये सभी वृहद औद्योगिक नगर है और इस प्रदेश में तटीय मत्स्य पालन, महानदी घाटी में कृषि, खनिज में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, दंड कार्य में वन वाला क्षेत्र है, जल और जल विद्युत क्षेत्र है। ये सभी संसाधन से संपन्न क्षेत्र है ये। तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये पूरा तरीके से क्या है, संपन्न क्षेत्र है, विकसित क्षेत्र है। और इस प्रदेश के अंतर्गत हीराकुंड, रिहंद, ओबेरा, मैदान एवं दामोदर घाटी परियोजना जो है उससे जल विद्युत की उत्पादन की जाती है। और साथ ही ओबेरा, चंद्रपुर, सिंदरी, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेद, राउरकेला, अमरकंटक ये सभी ताप विद्युत केंद्र भी यहाँ पर स्थित है, जो कि यहाँ के विकास को और भी बढ़ावा देता है और इस प्रदेश के औद्योगिक प्रगति को प्रसार में सहायता करता है। फिर इस प्रदेश में लोहा, इस्पात उद्योग, विद्युत, कृषि उपकरण, मशीन, परिवहन उपकरण, जलयान निर्माण, उत्खनन, पेट्रोल शोधन, खनिज शोधन, उर्वरक शोधन ये सभी प्रकार के जो कार्य है वो स्थापित है, जिसके आधार पर यहाँ आर्थिक प्रगति अधिक हो रही है। अब इस नियोजन प्रदेश को 5 मध्य स्तर के नियोजन प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है उत्तर पूर्वी दक्कन समुद्र तटीय मैदानी भाग, फिर सेकेंड है दंडकारण्य प्रदेश, थर्ड है महानदी बेसिन, 4 है सोनघाटी औद्योगिक प्रदेश तथा 5 है ब्राह्मणी नदी औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद है गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश तो यह नियोजन प्रदेश जो है संपूर्ण गुजरात प्रांत में फैला हुआ है और इस प्रदेश में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत एवं पोरबंदर आदि औद्योगिक नगर स्थित है। इस प्रदेश की जो प्रमुख विशेषता है वो है मूंगफली को कृषि, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन, पेट्रोल शोधन आदि यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रदान करते हैं। और इस प्रदेश में लगभग 1600 बड़ी तथा 1,94,000 छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ स्थित है, जो कि यहाँ की विकास को दर्शाता है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से वस्त्र, रसायन, पेट्रो रसायन, औषधीय रंग, उर्वरक, सीमेंट उर्वरक और सीमेंट ये अलग है। फिर डेयरी, चीनी, इंजीनियरिंग जैसे जो उद्योग है उनका विकास हुआ है यहाँ पर, जिसके वजह से ये क्या है, प्रदेश जो है ये पूरे भारत में विख्यात है। फिर है इसके अंतर्गत जो है नर्मदा बेसिन की कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था है, मछली उद्योग है और पेट्रोलियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर ये सभी प्रकार के खनिज पदार्थ यहाँ पर विकसित है। इसके बाद है ये जो वृहद प्रदेश है इसको 2 मध्यम प्रदेशों में बांटा गया है, एक है गुजरात की पहाड़िया व समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश और सेकेंड है काठियावाड़ कच्छ प्रदेश। फिर है 7वें नंबर का वृहद प्रदेश ये है पश्चिमी राजस्थान प्रदेश। तो इसका जो विस्तार है वो है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र तक के है। अब इसकी विशेषता का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रदेश में हल्की गुणवत्ता वाला कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर और कुछ कीमती पत्थर और सिंचाई युक्त कृषि आदि के मुख्य संसाधन उपलब्ध हैं। और यहाँ की जो प्राकृतिक जलवायु है वो उच्च स्तर पर इसमें विषमता पाया जाता है, विषमता लिए हुए हैं, इसको सुधार लेंगे, ये विषमता है। चारों ओर बलुका स्तूप है, यानी कि इसमें जो उच्चावच स्तर है वो क्या है, विषमता लिए हुआ है और चारों ओर क्या है, रेत के टीले यानी कि जिसको बलुका के नाम से जाना जाता है वो स्थित है। फिर अगला जो विशेषता है वो है पानी की कमी के कारण इस प्रदेश का विकास में क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि इन्हें क्या हो रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा है सिंचाई के लिए ना पीने वगैरह के लिए,
लेकिन इंदिरा जो गांधी नहर है उनके विस्तार के कारण ये जो समस्या है उसको सुलझाया जा चुका है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर। फिर है इस नियोजन प्रदेश में पशुपालन, सिंचाई वाले क्षेत्र में कृषि, मोटे अनाज और सांभर झील के पास नमक उत्पादन, ये सभी का व्यवस्था है, जिसके आधार पर इनकी आर्थिक प्रगति हो रही है। फिर है इस प्रदेश में सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनाओं द्वारा एकरूपता दिखाई देती है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर इनके प्रमुख नगर क्षेत्र है। और इस प्रदेश को दो मध्यम स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश। फिर है नेक्स्ट वृहद स्तरीय प्रदेश है, इसके अंतर्गत है अरावली प्रदेश। तो ये अरावली प्रदेश का जो विस्तार है वो है राजस्थान राज्य से जो इतने जिले हैं यह तक के इनका विस्तार है। इनको आप याद कर लेंगे, जो जितना भी याद हो आपको जिले का नाम, इनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग और चंबल परियोजना द्वारा सिंचाई एवं कृषि व सूती वस्त्र उद्योग, ये सभी अर्थव्यवस्था है या यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है, यहाँ आर्थिक स्थिति का आधार है। और इस प्रदेश में जो राणा प्रताप सागर है, इसमें अणु शक्ति केंद्र तथा गांधी सागर है, वहाँ पर जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है या शक्ति उत्पादित की जाती है। इसके पश्चात है यहाँ जयपुर, ग्वालियर, अजमेर, कोटा, उदयपुर यहाँ के प्रमुख नगर और औद्योगिक केंद्र है। और यहाँ पर चंबल परियोजना के सुलभ जल सुविधा जो कृषि कार्य के लिए, सिंचाई के लिए और पशुपालन और संगमरमर, अभ्रक, जस्ता, चूना पत्थर, तांबा, ये सभी खनिज प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। और दोहन व संरक्षण की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं उनका संरक्षण सही तरीके से नहीं हो रहा है और नहीं सही तरीके से उपयोग हो रहा है। फिर है इस प्रदेश को दो मध्यम स्तरीय प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। एक है चंबल घाटी व कोटा औद्योगिक प्रदेश और एक है उदयपुर प्रदेश और जयपुर प्रदेश। इसके बाद है अगला वृहद स्तरीय प्रदेश है जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रदेश। तो ये जो नियोजन प्रदेश है इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में है। और श्रीनगर इस प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है जो पर्यटन के लिए विख्यात है और यही यहाँ का आर्थिक आधार और विकास का जो मेन आधार है। जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये इसका प्रमुख विशेषता है, इसको याद रखेंगे। अब इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो मनमोहक प्राकृतिक दृश्य, वन व उद्यान कृषि इस नियोजन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर सैलानी इसी के लिए आकर्षित होते हैं। फिर है वनों पर आधारित उद्योग, फलों पर आधारित बागान वगैरह है, ये सभी यहाँ के आर्थिक विशेषता है, यानी कि इसी के आधार पर यहाँ के आर्थिक विकास होता है। फिर है कश्मीरी संस्कृति के कारण इस प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि कश्मीरी संस्कृति जो है एक बेहतरीन संस्कृति है जिससे लोग आकर्षित होते हैं। फिर है संसाधनों की कमी, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न जीवन स्तर, कारगिल और द्रास व वाटलिक क्षेत्रों में पाकिस्तान का घुसपैठ के कारण ये जो नियोजन क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती है। आए दिन कई लोगों की जाने जाती रहती है, विभिन्न प्रकार के खतरे यहाँ पर मंडराते रहते हैं। फिर है इस नियोजन प्रदेश को जम्मू कश्मीर प्रदेश तथा लद्दाख प्रदेश और यानी कि दो प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर प्रदेश और एक लद्दाख प्रदेश, दोनों में बांटा गया है। फिर जो अगला वृहद प्रदेश है वो है गंगा सिंधु के मध्य का मैदानी व पहाड़ी प्रदेश। तो इस नियोजन प्रदेश का विस्तार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये सभी इसका विस्तार क्षेत्र है। अब यह प्रदेश का अति गतिशील प्रदेश है, जिसके अंतर्गत इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मैदानी भागों में कृषि और पर्वतीय भागों में उद्यान कृषि, ये प्रमुख इसकी विशेषता है। अब यहाँ पर उद्योग की बात करें तो यहाँ चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ये सभी विकास या विकसित हो चुका है। फिर है इस प्रदेश को भाखड़ा नागल बांध, रामगंगा परियोजना तथा ऊपरी गंगा नहर पर स्थित अनेक जल विद्युत गृहों से जल शक्ति प्राप्त होती है। ये सभी यहाँ के जल शक्ति केंद्र है। फिर यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर है जिसमें दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, गुड़गांव, लुधियाना, शिमला, चंडीगढ़, ये सभी यहाँ के औद्योगिक नगर है।
और इस प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रसार और भूमि उपयोग से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और यहाँ जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव है, यानी कि अधिक जनसंख्या है यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दो नियोजन प्रदेशों में या दो मध्यम स्तरीय नियोजन प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है भाखड़ा नागल कृषि व औद्योगिक प्रदेश और सेकंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली व पहाड़ी प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट वृहद स्तरीय प्रदेश, तो इसके अंतर्गत है गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। तो इस प्रदेश का जो विस्तार है वो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में। और इस नियोजन प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था वो क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग और कृषि है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उपजाऊ मिट्टी का विस्तार है। ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है। अब इसकी विशेषता की बात करें तो इस प्रदेश में अलीगढ़ और कानपुर और रायबरेली ये सभी ताप विद्युत केंद्र हैं। और इसके साथ ही रिहंद परियोजना जल विद्युत केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर सिंचाई की कमी, बाढ़ें, विद्युत शक्ति की अपर्याप्तता, सघन जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता ये सभी प्रमुख समस्या है यहाँ की। फिर यहाँ की जो प्रमुख नगर की बात करें तो प्रमुख नगर में कानपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, छतरपुर, टीकमगढ़ ये सभी प्रमुख नगर स्थित है। इसके बाद इसकी अन्य विशेषता की बात करें तो इसमें गंगा यमुना मैदान की सांस्कृतिक एकता इस प्रदेश की प्रमुख अभिकेंद्रित शक्ति है, जो लोगों को आकर्षित करता है। फिर है ये जो वृहद स्तर का नियोजन प्रदेश है, इसे दो मध्य स्तरीय नियोजन प्रदेश में बांटा गया है। एक है कानपुर औद्योगिक प्रदेश और दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड का प्रदेश। फिर नेक्स्ट जो औद्योगिक प्रदेश है, नेक्स्ट जो वृहद नियोजन प्रदेश है वो है अनुच्च गंगा का मैदानी प्रदेश। तो इसका जो विस्तार है ये बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रांत में फैला है। और इसकी जो विशेषता है वो है इस प्रदेश के मैदानी भागों में कृषि में जूट और पर्वतीय भागों में चाय और वनान्य क्षेत्र में खनिज तेल और रसायन उद्योग और जल और तापीय विद्युत का विकास हुआ है। और इस नियोजन प्रदेश के जो पृष्ठ प्रदेश है वहाँ पर कोलकाता बंदरगाह का प्रभाव दृष्टिगत होता है, यानी कि जो कोलकाता बंदरगाह है उससे लाभ प्राप्त होता है, जिससे पटना, कोलकाता और बरौनी यहाँ के प्रमुख बड़े व औद्योगिक नगर है, जहाँ से यहाँ का जो औद्योगिक माल है वो कोलकाता बंदरगाह से आयात निर्यात करते हैं। फिर इस नियोजन प्रदेश को तीन मध्यम स्तरीय प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें है फर्स्ट उत्तरी बिहार व कृषि व औद्योगिक प्रदेश, फिर सेकेंड है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश और थर्ड है उत्तरी पश्चिमी बंगाल का मैदान व सिक्किम दार्जिलिंग प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट जो वृहद स्तर का नियोजन प्रदेश है वो है उत्तर पूर्वी प्रदेश। तो इसका जो विस्तार है वो है पूर्वोत्तर प्रांत, जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी जनपद, ये सभी पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उन तक इसका विस्तार है। अब इनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर किसका उत्पादन अधिक होता है, बागानी कृषि का, जिसके अंतर्गत चाय, पटसन की कृषि होती है। फिर है यहाँ पर खनिज तेल का भी उत्पादन होता है। फिर है सिलीमान पॉइंट का खनन भी होता है, वन उपज भी यहाँ पर प्राप्त होता है, जल विद्युत शक्ति और तापीय शक्ति का भी विकास यहाँ पर विकास की संभावनाएं है। फिर इसके आर्थिक विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत ही विभिन्नता स्थित है, सांस्कृतिक विभिन्नता भी यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर से डिगबोई, शिलांग, गुवाहाटी और तिनसुकिया प्रमुख औद्योगिक नगर है। अब यहाँ पर से बोगोई गांव और अलीपुर द्वार और गोलाघाट, दीमापुर और दुबलाचेरा की जो आइजोल क्षेत्र है वहाँ से विद्युत लाइनें द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि इन क्षेत्रों से इस क्षेत्र को विद्युत लाइन द्वारा जोड़ा गया है। और लोकटक जो परियोजना है, लोकटक क्या है, एक हिल स्टेशन है लोकटक जो है इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, जो पूरे होने पर मणिपुर, नागालैंड और असम जो शक्ति है उनकी लाइनें द्वारा जोड़ा गया है। ये लोकटक परियोजना है जो लोकटक आइसलैंड है वहाँ पर बना हुआ है। फिर अगली जो विशेषता है वो है असम में नूनामती और बोगाई गांव और डिगबोई में तेल शोधनशालाएं स्थित है। तो ये असम का तेल शोधनशाला है। फिर है नुमालीगढ़ में भी चौथी रिफाइनरी का निर्माण हुआ है, यानी कि रिफाइनरी मतलब तेल शोधन का ही ये क्षेत्र है। फिर है बाढ़ों की जो विभीषिका है, यानी कि यहाँ का बाढ़ का बहुत ही विभीषण प्रभाव पड़ता है। फिर है यातायात व शक्ति के साधनों की कमी है,
कृषि भूमि के सीमित विस्तार है, विदेशी नागरिकता इस नियोजन प्रदेश की पूर्ण जो मुख्य समस्या है वो है। फिर है इस नियोजन प्रदेश को 3 मध्य स्तरीय प्रदेश में बांटा गया है कि निचली ब्रह्मपुत्र घाटी व शिलांग पठारी भाग, फिर है उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी व पहाड़ी प्रदेश, फिर है पूर्वी पहाड़ी एवं मैदानी प्रदेश। ये हो गया भारत का बृहद स्तरीय एवं मध्य स्तरीय नियोजन प्रदेश। अब इसका निष्कर्ष का अध्ययन कर लेते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला है या क्या अंतिम रूप मिला है। तो इन तथ्यों को अध्ययन करने से यह निष्कर्ष आया है कि भारत में भूगोलवेत्ताओं ने देश के नियोजन के लिए प्रादेशिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन समय भी बहुत अधिक लिए हैं, परंतु अभी तक कोई एक विशेष प्रादेशिकरण प्रस्तुत नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी देखें कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर अलग अलग नियोजन प्रदेश विकसित किए हैं, जो कि क्या है, बहुत ही चिंताजनक है। और इसे एक नियोजन प्रदेश में विस्तृत यदि हो जाता है तो ये क्या होगा, भारत के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा और उनके विकास के लिए बहुत ही क्या होगा, प्रेरणादायक होगा। तो ये इसकी प्रमुख समस्या भी है और अंतिम निष्कर्ष है कि यहाँ पर जो विद्वान है उन्होंने भारत के नियोजन प्रदेश को अलग अलग भागों में विकसित किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।